हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमएलए को पूरा कंसीडर कर लिया था कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, इसके मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। कितनी इसके अंदर सीट्स होती हैं, फिर उस पर कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, हमने ब्रीफ में एक बातें जान ली थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो इसकी एक दूसरी बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलसी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो एक ब्रीफ से आइडिया से ले लेते हैं कि सर, अगर आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो पहले ये बताइए सर कि ये कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एमएलसी विधान परिषद है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा बंगाल का इलेक्शन हुआ अभी, तो बंगाल का इलेक्शन में जब ममता जी नंदीग्राम सीट से लड़ी तो वो वहां से लॉस्ट कर गई। फिर उन्होंने दूसरी सीट, आई थिंक भवानीपुर था, वहां से उन्होंने इलेक्शन किया, वो जीत गई। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, और वहां पर जो है एमएलसी नहीं है। ठीक है ना, अगर वो एमएलसी वहां पर होता तो वहां से वो मेंबर बन सकती थी। बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर वो एमएलसी की मेंबर बन जाती वहां से, या बनी होती पहले से ही, तो वो क्या बन जाती, सीधा चीफ मिनिस्टर बन सकती थी। क्योंकि एक मिनिस्टर को इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का और या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, तो अब वो एमएलसी वहां पर वेस्ट बंगाल में है नहीं, एमएलए की सीट वो हार गई, इसकी वजह से उनका सेकंड इलेक्शन हुआ। ठीक है ना। अब जब सेकंड इलेक्शन हुआ तब जाकर वो वोट जीती, और उसके बाद वो क्या बन गई, अब चीफ मिनिस्टर बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर सर वो एम एमएलसी तो वहां पर है नहीं, इसलिए ही आपने देखा होगा उन्होंने एमएलसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, और इसका जो डिसीजन होगा वो कौन लेता है, इसका डिसीजन जो लेता है वो पार्लियामेंट डिसीजन लेकर चलती है। ठीक है ना, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर वो जो नेक्स्ट सीट से भी फ्रेंड अगर लड़ी और वो हार जाती तो क्या होता, तो फ्रेंड्स उनको किसी और अपने मेंबर्स को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ता, और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इस तरीके से कि भाई किस तरीके से चीज़ें गवर्न करती हैं। ठीक है ना, मैं अभी डेट स्पेसिफिक वाइज नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा बॉम्बार्डमेंट हो डेटा का ज़्यादा। एक सिंपल तरीके से जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, देख रहे हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई वो कहीं ना कहीं लॉफुली गवर्न हो रही है। चलिए, अब हम एमएलसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या इसका भी कोई आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स सब चीज़ों के आर्टिकल्स गवर्न हैं, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्न करता है। मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ कि एमएलसी जो ये विधान परिषद है, ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये कितने स्टेट्स में है। तो फ्रेंड्स, एक बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और एक तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु में ये एक, बस ये कह सकते हैं, ये तो तेलंगाना हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु में फ्रेंड्स ये है पर ये एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं कंसीडर कर भी रहा हूँ और कंसीडर नहीं भी कर रहा हूँ। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी होती है डोरमेंट कंपनी, तो मतलब कंपनी तो है पर डोरमेंट है। इसी तरीके से विधान परिषद तो है पर एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, हम इसको ये लेकर चल सकते हैं। तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में क्या है फ्रेंड्स, दूसरा लेजिस्लेचर हाउस है जिसको हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है ना, मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि जो यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2022 के, क्या ये विधान परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं? नहीं फ्रेंड्स, विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं इसमें जो मेंबर्स का होता है आने का तरीका, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली बेसिस पर आते हैं। उसको जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं वो नहीं चुनते हैं। ठीक है, उनका किस तरीके से होता है वो भी आज हम थोड़ा सा डिटेल में आपको एक मैं ब्रीफ आइडिया उसका देकर चलूंगा। ठीक है जी, चलिए दूसरी चीज, अब क्या बात करते हैं हम कि भाई आपने सर ये बता दिया कि इतने इतने स्टेट्स में हम, हमारा जो एमएलसी है वो है। अब सर तो इसके अंदर जैसे आपने बताया था कि सर एमएलए में तो हमारी 403 सीट्स पर इलेक्शन होता है, तो क्या एमएलसी में भी 403 सीट्स है? तो फ्रेंड्स नहीं, एमएलए का जो सीट्स का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स ले लीजिए कितनी है, मैंने आपसे बात करी टोटल सीट्स की, मतलब 403 प्लस एक 404, उसका क्या कीजिए, वन थर्ड कर दीजिए। ठीक है जी सर, वन थर्ड कर दिया, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है ये आपका 135। ठीक है, 135 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपकी
लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद में सीट्स हैं वो 135 मैक्सिमम हो सकती हैं। अब 135 मैक्सिमम हो सकती हैं और अभी जो आपकी मिनिमम है, मिनिमम कितनी है 40 होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही हमारी जो यूपी की एमएलसी की सीट है वो लाई करेंगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो एट प्रेजेंट कितनी है हमारी यूपी में एमएलसी की सीट्स, वो है हमारी 100। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे क्या आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरलाइन में ही आ रहा है। कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। कोई भी फ्रेंड्स डाउट हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब सर आपने ये तो बता दिया 100 सीट्स हैं, तो इसमें सर क्या, अब जैसे आपने बताया कि सर इनका डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड। अब इसमें भी फ्रेंड दो तरीके होते हैं। इन 100 सीट्स में से ही 5/6 कर लीजिए और 1/6 कर लीजिए। जो 5/6 होता है उसको तो इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, और जो 1/6 होते हैं उसको नॉमिनेट किया जाता है। और सर नॉमिनेट कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, आप स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो गवर्नर की पावर आ जाती है। और यही अगर मैं आपसे बात कर रहा होता कि सेंट्रल लेवल पर, तो जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भी आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है ना? तो जहाँ कहाँ गवर्नर का रोल है, कहाँ प्रेसिडेंट का रोल है, कहाँ एमएलसी का रोल है, कहाँ एमएलए का रोल है, कहाँ लोकसभा, कहाँ राज्यसभा, ये सब चीज़ें हमारे को डिफरेंशिएट करके रखना होता है। फ्रेंड्स मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चों को इतने कंफ्यूज रहते हैं, किसके इलेक्शन है क्या है, हमारे को छोड़ो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स नहीं, देखिए अब आप एक एजुकेटेड सिटीजन बनने जा रहे हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें समझनी होगी। ठीक है ना? और हो सकता है कि मेरा ये प्रोसेस, ये मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्रेंड्स गाज़ियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से वर्क करते हैं, ठीक है ना, काम आप देख रहे हैं, आप गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर कितने पर्सन्स ने इलेक्शन लड़ा? क्या आपने एक टर्म सुनी होगी कि जमानत जब्त हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, कि भाई कितने वोट लाने चाहिए आपको, अगर आपको अपने जो पैसा होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, पैसा बनने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है जो कि रिफंडेबल होता है, बट वो रिफंड नहीं होगा, कब नहीं होगा, वो इस क्राइटेरिया में नहीं होगा। क्या जो एससी कैटेगरी की सीट्स होती हैं वो कितने सीट्स होती हैं, कि भाई 403 हैं तो उसमें से कितने कैटेगरी, तो वो सब फ्रेंड्स आपके डाउट होने चाहिए कि यार बात तो ठीक है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो हमको उसको समझना कैसे है फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समझेंगे तभी हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सही हो रही है या गलत हो रही है। ठीक है ना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स 100 सीट्स हैं, जिसमें से 5/6 का इलेक्शन होता है और 1/6 नॉमिनेट होता है। अब सर इन 5/6 में जैसे इलेक्शन होता है तो क्या सब मतलब इनडायरेक्टली जो इलेक्शन होता है वो क्या एक ही जने से अपॉइंट कर दिया जाता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? तो फ्रेंड इसमें भी डिफरेंट होता है। जैसे 1/3 आपका जो होता है वो लोकल बॉडीज एक तरीके से इलेक्ट करती है। ठीक है ना? इसमें आपका कोई से नहीं होता। इसी तरह 1/12 जो होता है वो आपका ग्रेजुएट्स करते हैं। फिर 1/12 जो होता है आपका क्या करते हैं, वो टीचर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं। और जो 1/3 होते हैं वो आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के ही मेंबर्स को इसमें भी वो अपने उससे प्रतिनिधि भेज सकते हैं। ठीक है ना? तो डिटेल में तो मैं आपको इस तरीके से नहीं जाना चाहूँगा कि अब कौन सा मेंबर किस पोजीशन पे कहाँ कहाँ से है, बट आपको ये क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है ना? अब हमने फ्रेंड्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली समझ लिया और एमएलसी भी समझ लिया। अब इस चीज़ को समझने के बाद आप ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं स्टेट वाइज, क्योंकि सिर्फ यूपी में तो इलेक्शन नहीं हो रहे, उत्तराखंड में भी इलेक्शन हो रहे हैं, गोवा में भी इलेक्शन हो रहे हैं, सबका क्राइटेरिया जो है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें गवर्न करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपको अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है तो आपको 25 ईयर्स की एज है, बाकी क्राइटेरिया सेम मान कर चल सकते हैं आप। बट अगर आपको एमएलसी का मेंबर बनना है तो आपको 30 ईयर्स की एज होनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप 30 ईयर्स की एज रखते हैं तो आप मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो भी आपकी मतलब पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप इंडिविजुअली करते हैं, जो भी है मतलब इनडायरेक्टली आपको इलेक्शन कर सकता है, हो सकता है आपको गवर्नर ही नॉमिनेट कर दे, तो वो बट गवर्नर भी नॉमिनेट तब करेगा जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो अगर कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स कि भाई हम एमएलसी में एम्प्लॉयड हो सकते हैं बट वो 28 साल के ही हैं या 26 साल के हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। इससे पहले आप एमएलसी के मेंबर नहीं बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? तो फ्रेंड्स होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो,
और भी अगर आपके कोई मन में इस तरह सब चीज़ों को सुनकर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है ना। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वेश्चंस है, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर पाया, ठीक है। कि अगर जैसे आप लोगों का डाउट हो सकता है फ्रेंड्स कि एक जैसे मान लीजिए कोई 2017 में मेंबर बना, ठीक है ना, अब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, अब कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एमपी बन जाए तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, बट प्रोवाइडेड ये है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स देखिए नॉलेज की अगर आपको शेयरिंग करनी होगी तभी आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंसमेंट हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मुझे लगता है मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।